वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन सी। इसका मतलब ये हुआ सी प्रोग्राम के जरिए एक फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब किसी फाइल को हैंडल करने से मेरा मतलब क्या है? फाइल हैंडलिंग मीन्स कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस होंगे जो एक फाइल पर परफॉर्म होने हैं, उन्हीं को ही हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। अब वो ऑपरेशंस कुछ इस प्रकार है, हम एक बार देख लेते हैं। एक फाइल को क्रिएट करना हो, या मैं कहूं कि एक फाइल को ओपन करना है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर एक फाइल है उसके अंदर कुछ कंटेंट राइट करना है, या कोई फाइल है जिसके अंदर लिखे हुए कंटेंट को रीड करना है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक फाइल को क्लोज करना हो, या फिर एक फाइल को डिलीट करना हो। ये सारे ऑपरेशंस फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। जब भी आपके दिमाग में फाइल हैंडलिंग वर्ड आए तो आप समझ जाना कि एक फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जो कुछ इस तरह के ऑपरेशंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ओके। अब फाइल हैंडलिंग के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि फाइल हैंडलिंग जो कॉन्सेप्ट है, या मैं कहूं ये टॉपिक है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई। देखिए, जब भी हम एक प्रोग्राम है उसको रन करते हैं तो वो रैम में मेमोरी एलोकेट करता है एग्जीक्यूट होने के लिए, या मैं कहूं कि उसको रैम में मेमोरी मिलती है हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए। क्लियर है? अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ओके। व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट्स वेरिएबल आर डिस्ट्रॉयड मींस डाटा लॉस्ट विच इज कंटेन बाय द वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है? जब भी आपका कोई प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, अब टर्मिनेट का मतलब क्या है, मैं एक प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूं। पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार। ये 3 हेडर फाइल्स हैं। हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, और इंट मेन ये हमारा मेन फंक्शन है। और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, एक कैर टाइप का एरे बनाया है जिसका साइज है 11, और गेट्स फंक्शन के जरिए मैं ये जो एरे है इसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन कराऊंगा और उस स्ट्रिंग को पुट्स फंक्शन के जरिए प्रिंट करूंगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, कंपाइल करता हूं और रन करता हूं एक साथ, तब अब इसको रैम में मेमोरी मिल जाएगी। अब रैम में क्या होगा कि एक कैर टाइप का एरे भी बन जाएगा। वहां पे रैम में मेमोरी मिली है ना प्रोग्राम को रन होने के लिए, उस मेमोरी में एक 11 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बनेगा, क्योंकि जो कैर है वो 1 बाइट डेटा कंज्यूम करता है, तो इसका साइज है 11, तो 11 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसके अंदर मैं जो स्ट्रिंग रखूंगा वो प्रिंट होगा। मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग रखता हूं, राखी स्पेस सनी। ठीक है, अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो जो मेरे को ये आउटपुट में ये मिल गया है। ठीक है, देखिए अभी तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा ना, ये लिख रखा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूंगा ये कंसोल स्क्रीन है, जो ब्लैक स्क्रीन है, चली गई है, डिलीट हो गई है, हट गई है। अब हमारा जो प्रोग्राम है टर्मिनेट हो गया है। अब मान लीजिए आपको कोई ये कहे कि आपने लास्ट टाइम जब अपने प्रोग्राम को चलाया था, देखिए अभी यहां तो कुछ कोड टाइप का दिख रहा है, मैं प्रोग्राम को चलाने के लिए एक गेट्स फंक्शन का और इस्तेमाल करता हूं, गेट्स फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन का काम क्या है कि आपको एक कैरेक्टर इनपुट कराना है। ठीक है, इस फंक्शन का काम है जैसे ही एक कैरेक्टर इनपुट होगा ये फंक्शन अपना काम खत्म कर लेगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, ओके। अब मैं इसको डाउन करता हूं और इसको भी डाउन करता हूं। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये है वो जिसको मैंने RAAJ के नाम से सेव किया है। देखिए इस फाइल का नाम है RAAJ। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे रन करने की कोशिश करता हूं, मैं ओपन कर देता हूं। ओके, अब मेरे को एक स्ट्रिंग एंटर करनी है तो मैं एंटर करता हूं, राखी स्पेस सनी। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब देखिए आउटपुट रुक रहा है, यानी कि मैं कहूं कि हमारा जो गेटचेस फंक्शन है उसका काम क्या है, एक कैरेक्टर इनपुट लेना है। जैसे ही मैं एक कैरेक्टर प्रेस करूंगा ये जो कंसोल स्क्रीन है ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं जे, कंसोल स्क्रीन चली गई। अब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, यानी कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग को इनपुट करा रहा है। अब मान लीजिए कोई कहे कि आपने लास्ट टाइम जब इस प्रोग्राम को चलाया था तो आपने जो स्ट्रिंग इनपुट की थी वो आउटपुट निकाल के लाओ, या मैं कहूं कि वो स्ट्रिंग क्या थी वो आप दिखाइए मेरे पास। तो अब देखिए इसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं अपने पास। अब देखिए व्हाट्सएप है, अब आप व्हाट्सएप को ओपन करते हो और उसके अंदर आप कुछ भी चैट कर दो। ठीक है, आपने मान लीजिए चैट की और उसको आप क्लोज कर देते हो।
ठीक है, कोई भी प्रेस की, मान लीजिए आपका व्हाट्सएप क्लोज हो गया। अब आप व्हाट्सएप को दोबारा ओपन करोगे तो आपकी की हुई जो चैट है वो एज इट रहेगी ना। तो इसलिए ही हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उस डेटा को कंटेन करके रखे जो लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है या मैं कहूं यूज हुआ है। ठीक है, तो अब तक हमने ऐसी चीजों को बारे में तो सीखा नहीं था। ठीक है, देखिए, और ये होता क्यों है कि हमारा जो डेटा है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो क्यों होता है वो हम पढ़ लेते हैं। व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट्स, यानी कि जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, जैसे ही वो कंसोल स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन गायब होती है, वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड। जो वेरिएबल्स है ना, जो हमने बनाया था, जैसे वो मेमोरी ब्लॉक बनाया था जो 11 बाइट का, जिसका नाम था ए, जिसका डेटा टाइप था कैर, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई थी वो इसी के अंदर तो थी, अब यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के, या मैं कहूं जो स्ट्रिंग है वही तो हमारा डेटा है। ठीक है, जो मैंने अभी राखी स्पेस सैनी जो डेटा एंटर किया था वो डेटा था, और वो डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, और हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो भी चैट करो वो सेव रहे। ठीक है, तो अब तक हम जो प्रोग्राम बना रहे थे उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं था कि हम अपने जो डेटा है उसको सेव कर पाए, या मैं कहूं कोई कैलकुलेटेड डेटा है जो रिजल्ट है उसको सेव कर पाए। तो इसी जो डिसएडवांटेज है, मैं कहूं ये जो कमी है, इसको दूर करने के लिए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये फाइल हैंडलिंग इंट्रोड्यूस हुआ। अब हमारा प्रोग्राम रैम में मेमोरी कंज्यूम करता है, और जैसे ही वो टर्मिनेट होता है तो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमारे रैम की एक खासियत और है, वो क्या है कि वो वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब तक इसमें पावर सप्लाई है तब तक डेटा सेफ रहेगा, या मैं कहूं सेव रहेगा, और जैसे ही रैम को पावर मिलना बंद हो जाएगा, पावर सप्लाई क्लोज हो जाएगी, कट हो जाएगा, तो ये इसके अंदर का डेटा इरेज हो जाता है। मान लीजिए आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और आपने चलाते चलाते क्या हुआ कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चैट डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए फाइल हैंडलिंग हम टॉपिक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो रैम में जो डेटा है ना, उसको जितना हमारा ऑपरेशन होता जाएगा उसको सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में हम भेजते जाएंगे, और हार्ड डिस्क में जो भी डेटा एक बार चला गया वो परमानेंट सेव हो जाता है जब तक हम उसको वहां जाके डिलीट ना करें तब तक। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी। अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब रिक्वायर्ड कंटेंट देख लेते हैं। अब इस रिक्वायर्ड कंटेंट का मतलब क्या है, वो कंटेंट जो कि जरूरत है, या मैं कहूं वो कंटेंट आप लोगों को आना चाहिए, किस लिए, फाइल हैंडलिंग को पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप फाइल हैंडलिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या है, पॉइंटर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। अगर आपको इनमें से एक भी टॉपिक नहीं आता है, या जो भी टॉपिक नहीं आता है, आप प्लीज पहले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उस टॉपिक को क्लियर करके आइए। आप चाहें तो मेरे इसी YouTube चैनल से पढ़ें, मैंने हर टॉपिक की वीडियो बना के डाली हुई है। अगर यहां समझ नहीं आता तो आप किसी और बुक या YouTube चैनल से पढ़ें। बस कुल मिला के बात यह है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए अगर आप फाइल हैंडलिंग पढ़ना चाहते हैं तो। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइल हैंडलिंग काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो ब्लॉक बना है ना, मेमोरी ब्लॉक, मान लीजिए कि ये व्हाइट कलर की जो स्क्रीन है ये हमारी रैम है। आप ये जो परमानेंट स्टोरेज है इसको कहीं बाहर एज्यूम कीजिए, क्योंकि ये रैम के अंदर नहीं होता है, ये कहीं बाहर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हार्ड डिस्क है, परमानेंट स्टोरेज है, ये हार्ड डिस्क है और ये कहीं बाहर है, और ये व्हाइट कलर की जो स्क्रीन है कंप्लीट, ये हमारी रैम है। ठीक है, जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसको रैम में मेमोरी मिलती है। मान लीजिए ये जो मेमोरी ब्लॉक है, ये वो मेमोरी ब्लॉक है जो कि हमारे प्रोग्राम को चलने के लिए, रन होने के लिए एलोकेट हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अपने प्रोग्राम में मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए और उनका एडिशन किया है। ठीक है, ओके, अब जो मैंने काम प्रोग्राम में किया है वो काम इस मेमोरी में होता जाएगा। जैसे मैंने वहां पे 2 वेरिएबल बनाए तो यहाँ पे 2 मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, ओके, और उसमें जो डेटा मैंने एंटर किया वो डेटा आके रखा जाएगा ए में और बी में। ठीक है, और मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सम, और उसमें मैंने क्या किया, इन दोनों का एडिशन रख दिया है। ठीक है, ओके, अब जैसे ही मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा तो तीनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और कोई मेरे को कहे कि आपने जो लास्ट टाइम जो प्रोग्राम रन किया था उसका एडिशन मेरे को लाके दो, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये, या मैं कहूं ये जो मेमोरी है ये रिलीज हो जाएगी, ये जो वेरिएबल्स हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और आप बगैर वेरिएबल्स के इनमें रखे हुए डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे
कि हमारी रैम से ये मेमोरी ब्लॉक डिलीट हो, या मैं कहूं जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो उससे जस्ट पहले मैं इन वेरिएबल्स के डिस्ट्रॉय होने से पहले इनमें रखे हुए डेटा को सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो परमानेंट स्टोरेज है, जो हार्ड डिस्क है, इसमें भेज दूंगा, इसमें सेव कर दूंगा। अब हमारा जो डेटा है सेकेंडरी मेमोरी में वो फाइल के रूप में सेव होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा और उसमें जो हमारा वेरिएबल्स में रखा हुआ डेटा है, जो कि रैम में प्रोग्राम चल रहा है, उस वेरिएबल्स में से डेटा निकाल करके या मैं कहूं कॉपी करके इस फाइल में कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अब चाहे तो ये मेमोरी डिलीट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैम में या मैं कहूं हार्ड डिस्क में, सॉरी, इस हार्ड डिस्क में और a.txt या मैं कहूं जो भी फाइल में बनाऊंगा उसमें मेरा डेटा सेव रहेगा। क्लियर है? ये सारा काम करेंगे हम फाइल हैंडलिंग के जरिए, मैं कहूं इसी काम को ही हम फाइल हैंडलिंग बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक फाइल को बनाना है और उसको लोड करना है रैम में, यानी कि एक फाइल यहां पे बनानी है और उसको इस रैम से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब तभी तो ये डेटा है यहां से कॉपी होके यहां पेस्ट होगा, या मैं कहूं ये जो फाइल बनाई है इसमें जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे को फाइल को लोड करना है इसमें। अब लोड करने से मतलब आप एक कॉपी समझिए या फिर आप फाइल को ओपन समझिए कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, या फिर ये समझिए कि हम एक फाइल के बीच में और इन वेरिएबल्स में या इस प्रोग्राम के बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो यहां से निकल के यहां पेस्ट हो। ठीक है, अब उस फाइल को बनाने के लिए और उस फाइल से इस मेमोरी ब्लॉक तक रिलेशन बनाने के लिए एक फंक्शन होता है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका नाम है fopen। ठीक है ना, ये एक फंक्शन है, वो क्या करेगा कि आर्ग्यूमेंट के रूप में दो स्ट्रिंग लेगा। फर्स्ट जो स्ट्रिंग होगी वो फाइल का नेम होगा। ठीक है, वो उसी नाम की एक फाइल क्रिएट करेगा। अगर वो फाइल क्रिएट नहीं, मतलब पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके अंदर के डेटा को बिल्कुल रिमूव करके फिर उसी फाइल को ले लेगा। अगर फाइल इस नाम की बनी हुई है जो आप यहां पे नाम लिखोगे, अगर वो फाइल नहीं बनी हुई है तो बना के देगा। ठीक है, और ये है फाइल को ओपन करने का मोड। देखिए, जब भी कोई फाइल या मैं कहूं जब भी कोई डेटा रैम में आता है तो उसकी क्या प्रवृत्ति है या मैं कहूं वो किस काम के लिए आ रहा है, उसका वो काम डिसाइड हो जाता है। तो यहां पे हम ओपनिंग मोड लिखेंगे कि हमारी जो फाइल है वो किस मोड में ओपन हो रही है, कि हमको उसमें डेटा रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, या फिर उसको अपेंड मोड में खोलना है। देखिए, बहुत सारे मोड होते हैं, उनके अलग अलग काम है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, अगर आप उस फाइल को ओपन मोड में या ओपनिंग मोड अगर W लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस फाइल में कुछ कंटेंट राइट करना चाहते हैं, यानी कि लिखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे R टाइप करके ओपन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उस फाइल में लिखे हुए कंटेंट को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, आपने ये दो स्ट्रिंग इसमें पास की इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल का नाम लेगा और उसका ओपनिंग मोड लेगा। ठीक है, ओके, और क्या करेगा, ये जो फंक्शन है fopen, ये एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, फाइल टाइप। ठीक है, और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, इसको हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। आप अभी इतना समझिए कि ये जो फंक्शन है fopen, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, पहले से बना हुआ है। ओके, और ये जो हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वो इसको कंटेन करके रखती है। ठीक है, इस फंक्शन को। क्लियर है? ओके, इस फंक्शन का यानी कि डिक्लेरेशन, इसकी डेफिनेशन वगैरह वो इस हेडर फाइल्स में है। क्लियर है? ओके, आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो फंक्शन है fopen, ये दो स्ट्रिंग एज इनपुट लेता है। पहली जो स्ट्रिंग होगी वो फाइल का नाम होगा, दूसरा वो होगा फाइल का ओपनिंग मोड। ठीक है, और ये क्या करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा और उस मेमोरी ब्लॉक का डेटा टाइप जो होगा वो होगा फाइल। ठीक है, एक फाइल क्या है अब उसके बारे में जानते हैं। फाइल क्या है, एक डेटा टाइप है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि क्रिएट किया गया है स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट किया गया है और इसलिए इसको हम बोलते हैं कि फाइल जो है वो एक स्ट्रक्चर है। याद रखिए, ये फाइल है, ये कैपिटल में टाइप करना है। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि fopen जो फंक्शन है वो एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, और उस मेमोरी एड्रेस का जो डेटा टाइप होगा वो होगा फाइल। ठीक है, क्लियर है? फाइल जो डेटा टाइप है वो एक स्ट्रक्चर की मदद से बनाया हुआ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव मतलब
प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो डेटा टाइप भी हो और कीवर्ड भी हो, लेकिन फाइल क्या है? सिर्फ डेटा टाइप है, कीवर्ड नहीं है, तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। और जो कि स्ट्रक्चर की मदद से बनाया गया है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं कि फाइल जो है वो एक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं कि फाइल जो डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर की मदद से बनाया गया है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, ओके। देखिए, सी प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरी है वहां पे स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार बनाया गया होगा। पहले स्ट्रक्ट की लिखा, सॉरी, जो फाइल डेटा टाइप है वो स्ट्रक्चर की मदद से कुछ इस प्रकार बनाया गया होगा। पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा होगा, फिर फाइल लिखा होगा, वो डेटा टाइप का नाम फाइल लिखा है कैपिटल में, ठीक है। और फिर इसके मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, ये मेंबर वेरिएबल है। अब मेंबर वेरिएबल का मतलब क्या है कि फाइल एक डेटा टाइप है, यानी कि एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक है, और उसके अंदर छोटे छोटे वेरिएबल्स होंगे, और वो वेरिएबल्स मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं। ये जो है ना, ये मेंबर वेरिएबल है। ये टोटल मेंबर वेरिएबल कितने हैं? 9, ठीक है, ये टोटल नंबर वेरिएबल 9 है। देखिए, इसलिए ही मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको स्ट्रक्चर, वेरिएबल, पॉइंटर ये सब आना चाहिए। और ये सब वेरिएबल्स हैं, सोर्ट टोकन है, सोर्ट लेवल है, सोर्ट बीसाइज है, कैर एफडी है, अनसाइंड कैर है, अनसाइंड कैर, और ये जो है ना बफर के आगे क्या लगा हुआ है? स्टार, यानी कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। यानी कि कौन सा वेरिएबल? पॉइंटर वेरिएबल, एक स्पेशल वेरिएबल है जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। ये क्या करेगा? किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। और ये CURP का मतलब होता है करंट पॉइंटर, ठीक है, और इसके आगे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर है, तो ये क्या करेगा? ये उस फाइल का एड्रेस स्टोर करेगा। किस फाइल का? एक्चुअल फाइल का, जिसमें जाके डेटा रखा जाएगा, ठीक है। ये हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। और ये बफर, ये पॉइंटर है, कौन सा? ये एक वेरिएबल है, ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसको पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे स्टार लगा हुआ है। और ये बफर नाम का जो वेरिएबल है, या मैं कहूं ये जो पॉइंटर है, ये बफर नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। बफर होता क्या है? देखिए, मैं कोई भी डेटा इनपुट कराता हूं, वो डायरेक्ट प्रोग्राम में ना जाके सबसे पहले बफर में जाता है, ठीक है, ओके। और जैसे ही बफर फुल होता है तब वो प्रोग्राम में जाता है, मैं कहूं किसी फाइल में जाता है। क्लियर है? तो ये उस बफर का एड्रेस स्टोर करेगा। क्लियर है? हो सकता है कि फाइल जो है वो इस प्रकार से डिक्लेयर ना होके, वो हो सकता है कि इस प्रकार से भी हो कि टाइप डेफ से उसका नाम बदल रखा हो, टाइप डेफ स्पेस स्ट्रक्ट, ठीक है, और यहां पे जाके उसको फाइल लिखा हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं कहूं एक आइडिया लग जाएगा आपको फाइल की स्ट्रक्चर का, कि फाइल का डेटा टाइप किस तरीके से डिक्लेयर किया गया होगा स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। तो ये है फाइल डेटा टाइप, ठीक है। इसके अंदर 9 मेंबर वेरिएबल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वेरिएबल मैंने बनाया जिसका नाम है A, और इसका डेटा टाइप है फाइल। लेकिन याद रखिए, फाइल जो डेटा टाइप से बना वेरिएबल होगा उसका नाम नहीं होगा, इसलिए देखिए मैंने इस मेमोरी ब्लॉक का कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। इसको हम इसके एड्रेस के जरिए ही एक्सेस कर पाएंगे। तो मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है एक जिसका नाम नहीं है, और ये फाइल टाइप का है, तो इसके मेंबर वेरिएबल ये सब है। तो इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर 9 जो मेंबर वेरिएबल होंगे उनके लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ये तो है फाइल जो डेटा टाइप है उसके स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं कि जो fopen जो फंक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप fopen फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर 2 स्ट्रिंग पास करते हैं, पहली फाइल का नेम और दूसरा उसका ओपनिंग मोड, वैसे ही वो क्या करता है, एक एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये एक एड्रेस रिटर्न करेगा, किसका? एक मेमोरी ब्लॉक का, जिसका डेटा टाइप होगा फाइल। अब ये फाइल डेटा टाइप है, ठीक है, और फाइल डेटा टाइप में हमने पढ़ा था अंदर 9 मेंबर वेरिएबल हैं, उनके मेमोरी ब्लॉक बने होंगे, ठीक है, ये बने होंगे। क्लियर है? ओके। ये हर जो ब्लॉक है ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उस फाइल से रिलेटेड जो फाइल हार्ड डिस्क में बनेगी, ठीक है, ओके। अब fopen फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक फाइल टाइप का एड्रेस। अब मेरे को किसी भी एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर चाहिए, उसी डेटा टाइप का चाहिए जिस डेटा टाइप का मेमोरी ब्लॉक बना है। तो मेमोरी ब्लॉक किस टाइप का बना है?
फाइल टाइप का तो मैंने क्या किया, फाइल टाइप का ये पॉइंटर बनाया जिसका नाम है एफपी यानी कि फाइल पॉइंटर, ठीक है, इसके आगे स्टार लगा के। और क्या किया मैंने, एफपी नाम का जो पॉइंटर बनाया है उसके अंदर मैंने ये जो फाइल टाइप का जो वेरिएबल बना है इसको मैंने स्टोर कर लिया है, इसका एड्रेस स्टोर कर लिया है, ठीक है ना, सॉरी इसका एड्रेस स्टोर किया है। क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जो फाइल टाइप का जो वेरिएबल बना है उसमें एक पॉइंटर था स्टार बफर के नाम से, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है या मैं कहूं एक एड्रेस कलेक्ट कर रहा है किसका, बफर, जिसके अंदर हम डेटा इनपुट कराएंगे उस बफर का, ठीक है ना, उस बफर का, जिस बफर में जब मैं कीबोर्ड से डेटा एंटर कराता हूं वो सबसे पहले बफर में जाता है, ठीक है, तो वो उस बफर का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। और एक था स्टार CURP, ठीक है ना, जिनको मैंने शॉर्ट में इसको बफर को बी लिख दिया है और CURP मतलब करंट पॉइंटर को मैंने सी लिखा है। और ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, उस फाइल का जो हार्ड डिस्क में बनी है। मान लीजिए ये परमानेंट एड्रेस है और इसमें एक फाइल मैंने बनाई राखी.txt के नाम से, ठीक है ना, तो ये करंट पॉइंटर है ना स्टार CURP, जिसको मैंने शॉर्ट में स्टार सी लिखा है, ये इस फाइल का एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, ठीक है। और ये जो FP मैंने जो फाइल पॉइंटर बनाया है ये इस फाइल वाले डेटा टाइप का, इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ है कि हार्ड डिस्क से लेके रैम तक एक रिलेशन बन गया है। अब वो रिलेशन क्या है कि जो भी मैं डेटा एंटर कराऊंगा वो बफर में जाके स्टोर होगा, और जैसे ही बफर फुल होगा, बफर फुल होते ही वो डेटा इस फाइल में आके कॉपी हो जाएगा। किस फाइल में, जिसको पॉइंट कर रहा है करंट पॉइंटर स्टार CU, ये पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा उस फाइल में डेटा कॉपी कर देगा बफर, ठीक है। बफर किस में कॉपी करेगा डेटा, जिसको पॉइंट कर रहा है स्टार C। अब स्टार C किसको पॉइंट कर रहा है, इस फाइल को राखी.txt को। तो जैसे ही मैं डेटा एंटर कराऊंगा, मान लीजिए बफर का साइज है 10 बाइट का, ठीक है, तो 10 बाइट का डेटा बफर में जब तक स्टोर होता रहेगा जब तक 10 बाइट ना हो जाए। जैसे ही 10 बाइट हो जाएगा जो डेटा है वो इसमें कॉपी हो जाएगा, फिर बफर खाली हो जाएगा, फिर मैं अगली 10 बाइट एंटर कराऊंगा, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है ना, ये जो था बी साइज, ठीक है, इसका मतलब होता है बफर साइज। इसमें कोई एक वेरिएबल होगा, ठीक है, वो बफर का साइज कंटेन करके रखेगा। मान लीजिए बफर का साइज आपने कर दिया 20 बाइट, तो बफर जो है वो 20 बाइट डेटा स्टोर करेगा एक बार में, ठीक है। और जैसे ही 20 बाइट हो जाएगा वो इस फाइल में ले जाके कॉपी कर देगा। अगर आपने डेटा एंटर किया 5 बाइट और बफर का साइज है 20 बाइट, तो आपको डेटा को फोर्सफुली बफर में निकाल के और इस फाइल में कॉपी करना है, तो आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा fclose, जिसके मतलब है कि आप फाइल को क्लोज कर रहे हैं और इसके साथ ही जो बफर में जो भी डेटा होगा वो फाइल में फोर्सफुली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा हमारा तामझाम कर रहा है जो फंक्शन है fopen वो, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, और बाकी हम प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि ये फंक्शन है मेन हमारा, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जिसके जरिए हम एक फाइल बनाएंगे और उसके अंदर डेटा कॉपी करेंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं कंप्लीट डेटा को, ओके। सबसे पहले कि मेरे को कीबोर्ड से डेटा एंटर कराना है, या फिर मैं कहूं कि डायरेक्ट हम एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें कि फाइल कैसे बनती है और कैसे डेटा कॉपी होता है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक कैर टाइप की एरे बनाता हूं, ठीक है, और उसका नाम है A, और उसमें मैं डेटा रख रहा हूं एक नाम, या मैं कहूं एक स्ट्रिंग, मैं लिख देता हूं राखी सैनी, ये मैंने डेटा रखा है। क्लियर है, ओके। अब मेरे को क्या करना है, एक स्ट्रिंग मैंने एंटर करा तो ली है जिसको कैर टाइप की एरे में स्टोर किया है जिसका नाम है A। अब मेरे को क्या करना है, एक फाइल पॉइंटर बनाना है, क्योंकि मेरे को रैम से और हार्ड डिस्क के बीच में एक रिलेशन बनाना है, तो मैं एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, और उसका नाम रख लेता हूं FV, ठीक है, फाइल टाइप का पॉइंटर बन गया है। अब मैं एक फाइल को क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, एक फाइल को किसमें, हार्ड डिस्क में, ओके। तो मैं fopen फंक्शन का नाम लेता हूं, या मैं कहूं fopen फंक्शन को कॉल करूंगा, उसकी में पहली जो स्ट्रिंग होगी वो होगी फाइल का नाम। तो मान लीजिए मैं फाइल का नाम रख लेता हूं
राज डॉट टीएक्सटी, ठीक है। टीएक्सटी से मतलब क्या है, एक नोटपैड वाली फाइल चलेगी, ठीक है ना, जिसका एक्सटेंशन टीएक्सटी होगा, ओके। और सेकंड में मेरे को एक स्ट्रिंग पास करानी है जिसमें फाइल का ओपनिंग मोड लिखना है। ओपनिंग मोड मतलब किस उद्देश्य से मैं फाइल को ओपन कर रहा हूं। मान लीजिए मैं राइटिंग करना है मेरे को कंटेंट कुछ फाइल में, तो मैं W लिख के इसको ओपन करता हूं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा मेरे को, एक एड्रेस किसका, फाइल टाइप के मेमोरी ब्लॉक का। और फाइल टाइप के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करने के लिए फाइल टाइप का पॉइंटर चाहिए, जो कि मैंने बना रखा है fv। तो मैं क्या करूंगा, fv में इसका मेमोरी एड्रेस रख लूंगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि सिर्फ इतने काम से क्या हुआ है वो देख लेते हैं कि एक फाइल बनी है जिसका नाम है raz.txt, वो बनी है हार्ड डिस्क में, ठीक है, ओके। और उसका एड्रेस किस में आया है, जो बफर पॉइंटर है ना, मैं दिखाता हूं इसके जरिए। इस पॉइंटर में इस फाइल का एड्रेस आ गया, ठीक है। और इस बफर में *c, देखिए ये जो करंट बफर पॉइंटर था ना, करंट पॉइंटर, इसमें एड्रेस आया है ये जो raz.txt नाम की फाइल में हमने बनाई है ना। मैं इसको राज कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, raz.txt कि इस कोड से हुआ क्या है कि एक फाइल बनी है raz.txt, उसको बफर ने पॉइंट किया है, या मैं कहूं जो भी डेटा मैं रखूंगा वो बफर से राज में जाएगा, ठीक है। और raz.txt फाइल का जो एड्रेस होगा वो इस स्टार करंट पॉइंटर में आ गया है, CURP में, इसमें, ठीक है ना, इसमें से किसी भी मेमोरी एक ब्लॉक में, क्लियर है, ओके। और जो स्टार बफर पॉइंटर है उसने एड्रेस लिया है किसका, बफर का, क्लियर है। और इस मेमोरी ब्लॉक का मैंने एड्रेस किस में रखा है, इस कंप्लीट का, जो कि फाइल टाइप का है, उसका मैंने एड्रेस रखा है, जो fp पॉइंटर बनाया है ना हमने फाइल टाइप का, उसमें रख लिया है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है कि मेरे को जो ए टाइप, या मैं कहूं ए नाम की जो एरे है जिसका डेटा टाइप है कैर, उसमें 1 by 1 एक एक कैरेक्टर इसमें कॉपी करना है, किसमें, ये जो फाइल है, कौन सी फाइल, या मैं कहूं एक फाइल है जो raz.txt के नाम की है और जिसको इंडिकेट कर रहा है एक पॉइंटर जो कि फाइल टाइप के वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, यानी कि जिसका एड्रेस fp में है, ठीक है। तो मैं एक कोड लिखता हूं, लूप लगाता हूं, फॉर i = 0 से स्टार्ट हो, i is less than। अब मैं यहां पे हो सकता है 11 लिख दूं, क्योंकि मैंने इसको 11 इसका साइज लिया है, क्योंकि ये जो कंटेंट है टोटल 11 है। या फिर मैं लिख सकता हूं स्ट्रिंग का लेंथ, तो मैं एक फंक्शन लिखता हूं strlen और उसके अंदर पास कराता हूं a, ठीक है, ओके। और i++ कर देता हूं। अब i का यूज किया है, उसको डिक्लेयर करना है, तो मैं int टाइप का एक वेरिएबल बता देता हूं, मैंने बनाया है int i, ओके। अब मेरे को एक जो कैरेक्टर है इस एरे का वो कॉपी करना है raz.txt नाम की फाइल में, ठीक है। उसके लिए एक फंक्शन है जो कि फाइल में कॉपी करता है, तो फंक्शन का नाम है fputc, ठीक है। और इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिखा रहा है कि आपको सबसे पहले वो कैरेक्टर का नाम देना है, ठीक है, और उसके बाद में फाइल का पॉइंटर देना है। तो कैरेक्टर का नाम क्या दूंगा मैं, ai, क्योंकि मैंने लूप लगाया है, तो मैं लिख दूंगा ai, कॉमा, और फिर फाइल पॉइंटर fp, ओके। अब मैंने फाइल को ओपन किया था, ठीक है, तो उस फाइल को मैं क्लोज भी करूंगा, तो मैं लिख देता हूं fclose फंक्शन। और उसमें अब देखिए ये कुछ हिंट दे रहा है कि इसमें हमें क्या लिखना है, फाइल टाइप का जो पॉइंटर है वो *p, यानी कि मेरे को fp लिखना है, ठीक है। तो मैं fp यहां पे लिख देता हूं, ओके। अब मेरा प्रोग्राम बन गया है, मैं इसको थोड़ा एक बार डाउन कर देता हूं, इसको भी डाउन कर देता हूं। देखिए यहाँ स्क्रीन पे कोई भी एक raz.txt के नाम से फाइल नहीं है। मैं इसको ओपन करता हूं, कंपाइल करके रन करूंगा तब फाइल बन जाएगी। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, मैंने रन किया। अब देखिए कुछ शो नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमने कहीं प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। अगर लेकिन हमने जो काम किया था वो हमारा काम हो गया है कि एक raz.txt नाम की एक फाइल बनेगी, वो देखिए ये बनी हुई है, ठीक है। और उसमें हमने क्या डेटा लिखा था, कैप्स में राखी सैनी,
ठीक है, ओके। मैं इसको ओपन करता हूं। देखिए राखी सैनी हमें आउटपुट में, या मैं कहूं कि हमारी जो फाइल है उसमें जाके राइट हो गया है, ठीक है, ओके। अगर आप इसमें आगे कुछ भी लिख दे, इज ए BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब ये डेटा भी ऐसे के ऐसे कॉपी हो जाएगा उसमें। मैं इसको फिर से कंपाइल कर देता हूं, एक बार रन कर देता हूं, ठीक है। अब ये कंटेंट जो है वो राइट हो गया होगा उसमें। मैं फिर से जाके चेक करता हूं इसको, अगर ओपन, देखिए वो कंटेंट ऐसे के ऐसे जाके राइट हो गया है, ठीक है। ये था फाइल में कंटेंट लिखने का तरीका। अब आगे आगे हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अलग अलग तरीके से हम कंटेंट को रीड भी करेंगे, उसको चेंज भी करेंगे या उसको एडिट भी करेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज आपको जो नोटिस करने के लिए है वो ये है कि आप जब भी फाइल को ओपन करें तो उसको क्लोज करना ना भूलें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो कि फाइल को ओपन करने में यूज हो रहे हैं वो यूजेज ही रहें। मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई और उसको ओपन किया, तो उसको ओपन करने के लिए हमारे सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे रैम का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ प्रोसेसर का कुछ हिस्सा, तो वो बिजी रहेगा अगर मैं उस फाइल को क्लोज नहीं करूंगा। मान लीजिए मैं उस फाइल को क्लोज नहीं करता हूं और अपने और किसी काम को काम करने लग जाता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें फाइल को ओपन किया, क्लोज नहीं किया है, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे रिसोर्सेज बिजी रहेंगे, यानी कि मेरे सिस्टम की या मेरे कंप्यूटर की, मेरे लैपटॉप की थोड़ी स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप फाइल को ओपन करें तो उसको क्लोज करना ना भूलें। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो कि ये बताती है कि फाइल को क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके बफर का साइज जो है वो 55 बाइट हो, मान लीजिए, ठीक है ना, और आपने डेटा यहां एंटर किया है मान लीजिए 25 कैर, ठीक है, 25 बाइट, तो क्या होगा कि आपका बफर जो है वो फुल नहीं होगा, तो आपका ये जो डेटा है ये फाइल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको इस डेटा को फाइल में फोर्सफुली भेजने के लिए fclose जो ये फंक्शन है इसको यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये जो fclose जो फंक्शन है दो काम कर रहा है। एक तो हमारे डेटा को बफर में, देखिए सबसे पहले जो डेटा है बफर में जाएगा और वहां से फाइल में कॉपी होगा, ठीक है। तो बफर को फोर्सफुली बताने के लिए कि आप में जो डेटा है, बफर का डेटा रखा हुआ है जो बफर में, उसको निकाल करके जो फाइल है उसमें कॉपी करने के लिए भी ये फंक्शन यूज में होता है। तो आप ये चीजें ध्यान रखें और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।